Hello everyone, welcome to class number 8 of the chapter Discrete Mathematics. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट के रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ इफ P then Q is equivalent to P only if Q। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में, बाकी रिप्रेजेंटेशंस के बारे में कि हाउ Q is necessary for P is equivalent to if P then Q। फिर हम डिस्कस करेंगे कि how P is sufficient for Q is equivalent to if P then Q। फिर हम डिस्कस करेंगे कि how Q unless negation of P is equivalent to if P then Q। ओके, सो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि how if P then Q is equivalent to Q is necessary for P। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, गुड फूड इज नेसेसरी टू कीप अस अलाइव। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमें अलाइव रहना है, जिंदा रहना है, तो गुड फूड हमारे लिए नेसेसरी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर इसको इफ देन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इफ पी देन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इफ वी वोंट हैव गुड फूड देन वी विल सून डाई। अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिला तो ऑफकोर्सली हमारा डेथ हो जाएगा। ओके, बट इवन इफ वी हैव गुड फूड देन आल्सो वी कैन डाई। अगर हमें अच्छा खाना मिलता है तब भी तो हमारा डेथ हो सकता है। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अच्छे से देखें तो ये किस फॉर्मेट में है? ये इस फॉर्मेट में है कि A इज नेसेसरी फॉर B। यहाँ पे A है गुड फूड एंड B है कीप अस अलाइव। ओके, इफ वी हैव गुड फूड देन इट विल कीप अस अलाइव। ओके, तो A मतलब गुड फूड, B मतलब टू कीप अस अलाइव। अगर अच्छा खाना हमारे पास है तो हम जिंदा रहेंगे। तो उसका फॉल्सिटी क्या होगा? मतलब अगर हमारे पास अच्छा खाना नहीं है तो वो A का नेगेशन होगा या फिर A का फॉल्सिटी होगा, हम बोल सकते हैं। मतलब A का फॉल्स वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा, हम बोल सकते हैं। इफ वी वोंट हैव गुड फूड देन इट इज द false statement of A or it is the false way of representation of A। ओके, तो अगर हमारे पास अच्छा खाना नहीं है तो ऑफकोर्सली हमारा डेथ हो जाएगा। ओके, देन बी स्टेटमेंट बी भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? द प्रोपोजिशन बी भी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। ओके, मतलब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर फर्स्ट प्रोपोजिशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो सेकंड प्रोपोजिशन भी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा और कंफर्म फॉल्स हो जाएगा अगर हमारा फर्स्ट प्रोपोजिशन फॉल्स होता है तो। ओके, सो अगर हमारा स्टेटमेंट ए इज नेसेसरी फॉर बी के फॉर्म में है तो वहां पे अगर ए जो हमारा प्रोपोजिशन है वो अगर फॉल्स है तो वहां से हमें गारंटी ये पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोपोजिशन बी होगा वो भी फॉल्स ही होगा। ओके, जैसे कि सेंटेंस से देखो पता चल जाएगा आपको कि गुड फूड इज नेसेसरी टू कीप अस अलाइव। तो यहाँ पे गुड फूड जो कि ट्रू फॉर्म में है, कीप अस अलाइव भी ट्रू फॉर्म में है। अगर अच्छा खाना हमें मिला तो हम जिंदा रहेंगे। उसका नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? इफ वी वोंट हैव गुड फूड देन वी विल सून डाई। अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिला तो ऑफकोर्सली हम मर जाएंगे। मतलब अगर फर्स्ट प्रोपोजिशन हमारा फॉल्स होता है तो सेकंड स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। बट अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है तो क्या जरूरी है सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होगा? मतलब फर्स्ट प्रोपोजिशन अगर हमारा ट्रू है तो क्या जरूरी है कि सेकंड प्रोपोजिशन भी हमारा ट्रू होगा? देखो कि यहाँ पे इवन इफ वी हैव गुड फूड, अगर हमारे पास अच्छा खाना है तो क्या हम मर नहीं सकते? तो क्या हमारा डेथ नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब इवन इफ वी हैव द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू then we cannot give guarantee that the second statement will also be true। ओके, अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो हम इसका गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट या फिर सेकंड प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, वो गलत भी हो सकता है। बट अगर हमारा फर्स्ट प्रोपोजिशन फॉल्स है तो सेकंड प्रोपोजिशन ऑटोमेटिकली कंफर्मली फॉल्स ही होगा अगर हमारा स्टेटमेंट ए इज नेसेसरी फॉर बी के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है तो। ओके, यहाँ से पता चल गया कि A इज नेसेसरी फॉर B के फॉर्म में अगर हमारा स्टेटमेंट है, देन अगर A जो हमारा प्रोपोजिशन है वो अगर फॉल्स है तो प्रोपोजिशन B भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। ओके,
और अगर हमारा ए स्टेटमेंट मतलब ए प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तो हम गारंटी नहीं दे सकते इस चीज का कि जो प्रोपोजिशन बी है या फिर जो सेकंड प्रोपोजिशन है वो भी ट्रू होगा बोल के। ओके, जैसे कि यहाँ से स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जा रहा है कि अगर अच्छा खाना नहीं मिला मतलब वो फॉल्स फॉर्म में है, मतलब नेगेटिव फॉर्म में है हमारा प्रोपोजिशन, तो वी विल डाई, तो वो भी फॉल्स फॉर्म में है। ओके, सेंटेंस में बोला है अगर अच्छा खाना मिला तो हम जिंदा रहेंगे, तो उसका फॉल्स फॉर्म क्या है, अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। ओके, तो अगर फर्स्ट वाला फॉल्स होता है तो सेकंड वाला भी ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। बट इफ अगर हमें अच्छा खाना मिलता है तो क्या जरूरी है हमारा डेथ नहीं हो सकता, डेथ हो सकता है। मतलब इवन इफ वी हैव द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, देन आल्सो द फर्स्ट प्रोपोजिशन इज ट्रू, देन द सेकंड प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। ओके, सो सिमिलरली व्हेन वी से, जब हम बोलते हैं Q इज नेसेसरी फॉर P, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे थे A इज नेसेसरी फॉर B, तो वहां पे अगर A फॉल्स है तो B भी फॉल्स होगा कंफर्म। वैसे ही अगर हम बोलते हैं Q इज नेसेसरी फॉर P, इसका मतलब हम इस चीज का गारंटी दे सकते हैं कि अगर Q फॉल्स है तो P विल बी डेफिनेटली फॉल्स। ओके, अगर Q फॉल्स है तो P भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। एक ट्रू कंपाउंड प्रोपोजिशन एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करने के लिए। तो ट्रुथ टेबल में इसको देखते हैं, जो ट्रुथ टेबल ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को यूज करके क्या बोला यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे देखा Q इज नेसेसरी फॉर P, मतलब Q इज नेसेसरी फॉर P मतलब अगर Q फॉल्स है then P must be definitely false to get the compound proposition true। ओके, तो अगर हमारा यहाँ पे Q फॉल्स है तो उस वक्त P भी फॉल्स होना जरूरी है अगर हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू चाहिए तो। ओके, यहाँ पे देखो Q का वैल्यू फॉल्स है बट P का वैल्यू जबकि ट्रू है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स। बट अगर Q हमारा फॉल्स है और वही पर्टिकुलर टाइम में अगर P भी फॉल्स है, तब जाके हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से ये पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल का ये जो वैल्यू है ये हमें बता रहा है कि Q is necessary for P is equivalent to if P then Q। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के पास, दैट हाउ इफ P then Q is equivalent to P is sufficient for Q। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि if P then Q के साथ कैसे P is sufficient for Q इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया, इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू स्टडी एट मॉर्निंग इन ऑर्डर टू गेट गुड रिजल्ट। अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है तो ये सफिशिएंट है, सुबह उठ के आप पढ़ लो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या बोला है, इफ यू स्टडी एट मॉर्निंग देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। अगर आप सुबह पढ़ोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, बट even if you are not studying in the morning then also you can get good result। अगर आप सुबह नहीं पढ़ के बाकी कोई टाइम में पढ़ते हो तब भी तो आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर सुबह ही पढ़ोगे तभी अच्छा रिजल्ट होगा। ओके, बट अगर आप सुबह पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर होगा। ओके, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है किस फॉर्म में है, A इज सफिशिएंट फॉर B इस फॉर्म में है। यहाँ पे A हमारा है यू स्टडी एट द मॉर्निंग एंड B हमारा है यू विल गेट गुड रिजल्ट। ओके, तो अगर आप सुबह पढ़ते हो तो ऑफकोर्सली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट पार्ट अगर ट्रू है तो सेकंड पार्ट भी ऑफकोर्सली ट्रू होगा। इस चीज का गारंटी देता है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बट अगर आपका फर्स्ट पार्ट फॉल्स है तो ये इस चीज का मतलब अगर आपका फर्स्ट पार्ट फॉल्स है तो हम नहीं बोल सकते कि सेकेंड पार्ट भी हमारा फॉल्स होगा बोल के। इफ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एट द मॉर्निंग, अगर हम सुबह नहीं पढ़ रहे मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट फॉल्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिजल्ट खराब होने वाला है। हम बाकी टाइम में पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट A इज सफिशिएंट फॉर B इस फॉर्मेट में है, ओके, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में है कि
A इज सफिशिएंट फॉर B, तो उस वक्त अगर A का वैल्यू ट्रू है तो ऑफकोर्सली B भी ट्रू होगा। वही लिखा है, therefore when we say A is sufficient for B, then truth of A guarantees the truth of B। अगर A ट्रू है तो ऑफकोर्सली B भी ट्रू होगा, बट we cannot guarantee that falsity of B from the falsity of A। अगर A फॉल्स होता है तो इस चीज का हम गारंटी नहीं दे सकते कि B भी फॉल्स होगा बोल के, बट अगर A ट्रू है तो इस चीज का हम गारंटी दे सकते हैं B भी ट्रू होगा बोल के। ओके, सो सिमिलरली व्हेन वी से P इज सफिशिएंट फॉर Q, इसका मतलब क्या है, देन वी कैन ओनली गारंटी दैट व्हेन P इज ट्रू देन Q इज डेफिनेटली ट्रू। अगर P ट्रू है तो Q भी डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर P ट्रू है और Q उस वक्त अगर ट्रू है देन ओनली हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे पता चला कि हाउ P इज सफिशिएंट फॉर Q इज इक्विवेलेंट टू इफ P देन Q। फिर आते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि why Q is necessary for P, why P is not necessary for Q। हमने वहां पे लिखा कि Q is necessary for P, हम तो वहां पे ये भी लिख सकते थे कि P is necessary for Q। So why P is not necessary for Q, उसको हम प्रूव करेंगे अभी by the proof by contradiction मेथड को यूज करके। ओके, सो let's say P is necessary for Q। So suppose हम consider करते हैं कि P is necessary for Q। Okay, so if P is really necessary for Q, अगर P is necessary for Q होगा, इसका मतलब क्या, अभी हमने देखा कि अगर Q is necessary for P था, इसका मतलब अगर Q false है तो P भी false होना जरूरी है कंपाउंड प्रोपोजिशन को ट्रू के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली अगर P is necessary for Q है, इसका मतलब अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होना चाहिए टोटल कंपाउंड प्रोपोजिशन को ट्रू के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो ट्रुथ टेबल देखते हैं कि जब हमारा P फॉल्स है तब हमारा Q का वैल्यू क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, और दोनों केसेस में हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो सिचुएशन है वो गलत है, बट इट इज नॉट द केस। अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर Q टू बी फॉल्स व्हेन P इज फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं P इज नेसेसरी फॉर Q, देन अगर P फॉल्स है देन Q भी फॉल्स होना जरूरी है। बट यहाँ पे क्या है, जब हमारा P फॉल्स है तब हमारा Q ट्रू भी है, मतलब यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि P इज नेसेसरी फॉर Q इज नेसेसरी फॉर P हम इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब Q फॉल्स है तब P भी फॉल्स है, और उस वक्त सिर्फ हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू क्या है, ट्रू है। ओके, पता चला व्हाई वी कैन नॉट से P इज नॉट नेसेसरी फॉर Q, क्योंकि जब P का वैल्यू फॉल्स है तब Q का वैल्यू ट्रू भी है फॉल्स भी है, बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, Q का वैल्यू सिर्फ फॉल्स ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, समझ आ गया, हेंस P इज नॉट नेसेसरी फॉर Q। ओके, वही लिखा है अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर Q टू बी फॉल्स व्हेन P इज फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जब P फॉल्स हो रहा है तो अब मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है कि Q फॉल्स हो बोल के, Q ट्रू भी है फॉल्स भी है, बट Q क्या होना चाहिए, सिर्फ फॉल्स होना चाहिए। इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि P इज मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि P इज नेसेसरी फॉर Q, इसीलिए हम बोलते हैं Q इज नेसेसरी फॉर P। ओके, देन फिर और एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि हम ये क्यों नहीं लिखते कि P इज मतलब जैसे कि हम लिखते हैं P इज सफिशिएंट फॉर Q, वैसे हम ये क्यों नहीं लिख सकते कि Q इज सफिशिएंट फॉर P, व्हाई Q इज नॉट सफिशिएंट फॉर P, इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करके प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि Q इज सफिशिएंट फॉर P। ओके, इफ Q इज सफिशिएंट फॉर P, तो वहां पे जब P इज सफिशिएंट फॉर Q हमने प्रूव किया था, तो वहां पे अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना जरूरी है। ओके, तो अगर Q इज सफिशिएंट फॉर P है, देन अगर Q ट्रू है देन P मस्ट भी ट्रू होना चाहिए हमारे कंपाउंड प्रोपोजिशन को ट्रू के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखते हैं, जब P ट्रू है
तब हमारा Q ट्रू है या नहीं। ओके सॉरी, जब हमारा Q ट्रू है, जैसे Q यहाँ पे दो केसेस में ट्रू है, जब Q ट्रू है तब हमारा P ट्रू है या नहीं, एक बार ट्रू है एक बार फॉल्स है, जहां पे हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। बट हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कब बोल सकते हैं कि मतलब P इज सफिशिएंट फॉर Q, जब हमारा P का वैल्यू ट्रू होगा, तब हमारा अगर Q का वैल्यू भी ट्रू है और कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि P इज सफिशिएंट फॉर Q। बट Q इज सफिशिएंट फॉर P हम इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जब Q का वैल्यू ट्रू है तब P का वैल्यू ट्रू भी है, फॉल्स भी है, और तभी कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू आ रहा है, जो कि हमारे एक्चुअल रूल के हिसाब से गलत है। ओके हम तभी बोल सकते हैं कि A इज सफिशिएंट फॉर B जब A वैल्यू ट्रू है, तब सिर्फ B का वैल्यू ट्रू होगा और हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू आना चाहिए। ओके और जब हमारा A का वैल्यू ट्रू होगा और B का वैल्यू फॉल्स होगा, तब भी अगर हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू आ जाता है, तो हम नहीं बोल सकते कि A इज सफिशिएंट फॉर B, A इज नॉट सफिशिएंट फॉर B। तो यहाँ पे जबकि Q का वैल्यू जब ट्रू है, P का वैल्यू वहां पे ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Q इज नॉट सफिशिएंट फॉर P। ओके देन हम देखेंगे कि हाउ इफ P then Q is equivalent to Q unless negation of P। ओके so normally if P then Q means what? If P is true then Q must be true। अगर P true है तो Q भी of course true होगा। ओके तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q is true when P is true। जब P ट्रू होगा तब Q भी ट्रू होगा। इसको और सिंपल वे से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Q is true except when P is false। जब P का वैल्यू फॉल्स है उसको छोड़ दो, क्योंकि जब P का वैल्यू फॉल्स है तब Q का वैल्यू ट्रू हो भी सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ओके बट जब P का वैल्यू ट्रू होगा तब ऑफ कोर्सली Q का वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। ओके तो इसको ऐसे हमने लिखा इसीलिए Q इज ट्रू एक्सेप्ट व्हेन P इज फॉल्स। ओके इसको और सिंपल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? Q इज ट्रू अनलेस P इज फॉल्स। ओके जब P फॉल्स है तब छोड़ दो, बाकी टाइम में जब P का वैल्यू ट्रू है तब Q का वैल्यू भी ट्रू हो सकता है। तो उसको अगर सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें, Q इज ट्रू मतलब उसको हमने सिंपली रिप्रेजेंट किया Q के फॉर्म में, अनलेस को मैंने यहाँ पे अनलेस लिखा, P इज फॉल्स मींस नेगेशन ऑफ P, उसको मैंने नेगेशन ऑफ P के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनडायरेक्टली इफ P then Q इज इक्विवेलेंट टू Q अनलेस नेगेशन ऑफ P। सो आज के क्लास में हमने देखा कि हाउ इफ P then Q इज इक्विवेलेंट टू Q अनलेस नेगेशन ऑफ P। फिर हमने देखा कि हाउ P if P then Q is equivalent to P is sufficient for Q and how it is equivalent to Q is necessary for P। So I think आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।